हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। हम सभी जानते हैं कि आगामी अगले महीने में ही 68वीं बीपीएससी अपना एग्जाम लेने वाली है। या 68वीं बीपीएससी का एग्जाम है। इसी के लिहाज से हमने वे कौन सी खबरें हैं, वे कौन से स्थान हैं, वे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वे कौन सी नदियां हैं जो चर्चा में रही हैं पिछले एक साल, जिनके आधार पर मैप बेस्ड कोई सवाल फ्रेम किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, या आपको बिहार जिले के पूरे जिले से विवरण और इसके प्रमंडल के बारे में पता होना चाहिए। इसी पर आज का हमारा सेशन आधारित है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एपिसोड होगा स्टेट एटलस बिहार, लेकिन यह 68वीं बीपीएससी के लिहाज से सवालों को आपके सामने लेकर आया है। यानी कौन सा सवाल फ्रेम किया जा सकता है या कौन सा स्थान है महत्वपूर्ण रहा है पिछले वर्षों में, तो उससे सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है, इसी आधार पर आज का हमारा यह सेशन आधारित होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। पिछले एपिसोड में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था कि धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन थे नवादा, गया, बांका, रोहतास। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था। यानी धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। और हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं और यहीं पर स्थित है धुआंकुंड जलप्रपात। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पिछली यानी 67वीं बीपीएससी में किस जलप्रपात के बारे में सवाल फ्रेम किया गया था। इसी आधार पर ये जलप्रपात या इनकी लोकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं रोहतास की लोकेशन की बिहार के मैप में रोहतास कहां पर है और इससे जुड़ा धुआंकुंड जलप्रपात वहीं पर स्थित है। तो यह है बिहार का मैप। यदि मैप में हम जिले की स्थिति के संदर्भ में बात करें कि रोहतास कहां पर स्थित है, तो यह है रोहतास। और रोहतास में ही स्थित है धुआंकुंड जलप्रपात। यदि हम बात करें कि रोहतास अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए यह कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही रोहतास का एक हिस्सा झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी रोहतास इसका सही जवाब होगा कि धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में स्थित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? यह एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान महावीर का जन्म स्थल है। दूसरा, इसे वर्ष 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। कूट है उपर्युक्त दोनों कथन बिहार के किस जिले के बारे में सही हैं? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना। यदि हम इन दोनों कथनों पर चर्चा करें, यदि आप पहले कथन को ही पढ़ते हैं, क्योंकि पहले कथन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है और दूसरा कि यह भगवान महावीर का जन्म स्थल है, तो आपको इसी कथन से यहाँ पर आप चार ऑप्शन में से बता सकते हैं कि यह दोनों ही कथन किस ऑप्शन के बारे में या किस जिले के बारे में सही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहां पर है बिहार में? वैशाली। और वैशाली काफी बड़ा या कहें कि महान बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि हम बात करें वैशाली के संदर्भ में, तो पहला कथन वैशाली के संदर्भ में बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें मुजफ्फरपुर से अलग होकर वर्ष 1972 में किसे बनाया गया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब वैशाली ही होगा। यानी दोनों ही कथन वैशाली के संदर्भ में यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन बी वैशाली हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब जरूरी है वैशाली की लोकेशन देख लेना, तो आइए देखते हैं बिहार के मैप में वैशाली कहां पर है। इसके लिए देखेंगे हम बिहार का मैप, और बिहार के मैप में यदि वैशाली की हम लोकेशन देखें तो देखिए यह है वैशाली। और वैशाली को मुजफ्फरपुर से वर्ष 1972 में अलग करके बनाया गया था। और मुजफ्फरपुर देखिए ठीक इसके ऊपर ही है। यदि बात करें कि वैशाली अन्य किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है या करती है, तो देखिए यह मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना और सारण के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वैशाली इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको अभ्यारण्य और पार्क दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान दिए हुए हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा और आपको बताना है कि अभ्यारण्य या पार्क इन लोकेशन के हिसाब से सही सुमेलित है या नहीं। हमारे ऑप्शन में क्या है? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ऑप्शन में क्या है?
देखिए मुंगेर, बेगूसराय, गया, पश्चिमी चंपारण। कूट के हिसाब से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा से सुमेलन सही है या है। ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की, दरअसल इसे सुमेलन के आधार पर क्यों फ्रेम किया गया है, ताकि इसमें आप कम प्रश्न में ही ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएं। ज्यादा लोकेशन आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। यदि हम बात करें भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो आइए इसे हम मैप के थ्रू देखते हैं। दरअसल भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यह है मुंगेर। मैप के हिसाब से आप यदि देख लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, यदि आप दूसरे स्थान की बात करें तो देखिए है कांवर झील पक्षी विहार। यदि हम कांवर झील पक्षी विहार के बारे में बात करें तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और बेगूसराय ठीक इसके ही साइड में है। देखिए यह है बेगूसराय और यहां पर है कांवर झील पक्षी अभयारण्य। तीसरे अभयारण्य या पार्क की बात करें तो देखिए तीसरे में है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य के बारे में हमने अपने कई सेशन में चर्चा की है। यह बिहार के गया जिले में स्थित है और बिहार जिले की गया जिले की एक खास विशेषता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या। हो सकता है क्षेत्रफल के आधार पर हो सकता है जनसंख्या के लिहाज से हो। आपको बताना है कि बिहार में गया जिला क्यों इतना फेमस है। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य के बारे में, तो यह कहां पर स्थित है? गया में। हमारा लास्ट और थर्ड स्थान है या अभयारण्य या पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण या वेस्ट चंपारण में, जिसे बेतिया के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर है वाल्मीकि पक्षी विहार। इसकी खासियत क्या है कि यहां पर बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। आपको इसमें बताना है कि वह नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जल्दी ही कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। वेस्ट चंपारण है, उसमें नेशनल पार्क जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब क्या होगा? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? मुंगेर में। कांवर झील पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बेगूसराय में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में और चौथा था वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण में। आप इस मैप को ध्यान रखिएगा, इससे आपको लोकेशन और लोकेशन के साथ ये स्थान भी याद रहेंगे, ताकि आप स्थान के आधार पर या इमेज के आधार पर याद रख पाएंगे कि ये स्थान कहां पर है। यानी चारों ही सुमेलन यहां पर सही हो जाते हैं। यदि चारों सुमेलन सही है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इससे आप मैक्सिमम लोकेशन और स्थान को याद कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार के उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सही है या है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य हमारे कथन क्या है? यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और दूसरा, इसके एक ओर से कमला नदी का प्रवाह होता है। कूट क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यदि हम बात करें उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में, तो दरअसल उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यानी यहाँ पर हमारा पहला कथन इसके बारे में सही हो जाता है। यदि बात करें कि इसके एक ओर से कमला नदी का प्रवाह होता है, यदि यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, तो आप इससे कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि कमला नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिमी चंपारण के आसपास नहीं होता है। यानी कॉमन सेंस के आधार पर इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की यदि लोकेशन नहीं जानते हैं तो जरूरी है कि हम मैप में देख लें कि ये कहां पर है। तो यह तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और दूसरा कि इसके आसपास कौन सी नदी है। यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमला नदी ना होकर यहाँ पर गंडक नदी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ से या पश्चिमी चंपारण के आसपास से किस नदी का प्रवाह होता है? यहाँ गंडक नदी का प्रवाह होता है। तो आइए मैप में देख लेते हैं हम सबसे पहले उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की लोकेशन। तो यह कहां पर है? वेस्ट चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में। और यदि बात करें कि इसके आसपास से किस नदी का प्रवाह होता है, तो देखिए यह है उदयपुर सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके आसपास से देखिए गंडक नदी का प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह इस सवाल की यदि हम सही जवाब की बात करें कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ गंडक नदी है, ना कि कमला नदी। तो केवल एक यानी ऑप्शन ए हमारा
सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नवादा जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? प्रमंडल मीन्स मंडल या डिवीजन के आधार पर सवाल को आप हल करेंगे। ऑप्शन है तिरहुत, मगध, दरभंगा, सारण। सबसे ज्यादा जरूरी है नवादा जिले की लोकेशन को देखना कि आप बिहार के मैप में सबसे पहले देखेंगे कि नवादा जिले की लोकेशन कहाँ है। फिर लोकेशन के आधार पर आप यह आसानी से बता पाएंगे कि वह किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि आपको यदि याद है कि कौन सा प्रमंडल कहाँ पर है तो इस आधार पर आप इन 4 ऑप्शन में से आसानी से इसे बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नवादा जिले की लोकेशन कि बिहार के मैप में नवादा जिला कहाँ पर है, फिर उसी आधार पर इस प्रश्न का जवाब देंगे। आइए देखते हैं, यह है बिहार का मैप। यदि हम देखें नवादा जिले को तो देखिए यह है नवादा जिला। नवादा जिला किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो देखिए गया, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही नालंदा झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अब जरूरी है कि हम यह देखें कि प्रमंडल वाले मैप के आधार पर आखिर नवादा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यह है बिहार का प्रमंडल वाला मैप। देखिए यहां पर है नवादा। अब आप देखिए नवादा किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है? मगध प्रमंडल के अंतर्गत। तो कमेंट सेक्शन में आपको यह भी बताना है कि मगध प्रमंडल में कितने जिले शामिल किए गए हैं, यानी संख्या बताना है कि कितने जिले हैं। और यह पूरा प्रमंडल मगध प्रमंडल कहलाता है। और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नवादा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है? मगध प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। यानी इस प्रश्न की हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मगध। नवादा प्रमंडल मगध डिवीजन के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप देख लीजिए पहले प्रमंडल वाले मैप को, और प्रमंडल वाले मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं और कितने प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार। दरअसल चट्टानों के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको मैप के आधार पर हम यहाँ पर बता पाएं कि कौन कौन सी चट्टानें दरअसल बिहार में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपके सामने एक ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चट्टानें हैं। उस आधार पर कोई भी सवाल यदि यहाँ पूछा जाता है चट्टानों के संदर्भ में तो आप उसे हल कर पाएंगे। बात करें यदि हम टर्शियरी क्रम की चट्टानों के बारे में, तो सबसे पहले जरूरी है बिहार में हम मैप देखें कि मैप के आधार पर कौन सी चट्टानें कहां पर है, फिर आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिहार में चट्टानों के संदर्भ में मैप। देखिए यह है बिहार का मैप। यदि हम बात करें क्वाटरनरी चट्टान या रॉक के बारे में तो देखिए यह जो पूरा क्षेत्र है यह क्वाटरनरी रॉक के बारे में है। यदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन सी हैं? यह जिसमें बिहार का दक्षिणी हिस्सा और थोड़ा सा इसका पूर्वी हिस्सा भी शामिल हो जाता है। यदि विंध्यन क्रम की या विंध्यन रॉक्स की बात करें तो बिहार के संदर्भ में यह क्षेत्र रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र विंध्यन रेंज या विंध्यन रॉक वाला क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं विंध्यन रेंज कहाँ से शुरू होती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से से होते हुए उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार का ये छोटा सा हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर विंध्यन रॉक पाया जाता है या विंध्यन रेंज, इसी के आधार पर यहाँ पर यह विस्तारित है। और चौथा है टर्शियरी सिस्टम या टर्शियरी क्रम की चट्टानें। यदि हम टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करें तो देखिए बिहार का यह क्षेत्र टर्शियरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में आता है। यानी यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र। बिहार का उत्तरी क्षेत्र या थोड़ा सा आप पश्चिमी क्षेत्र को भी मान सकते हैं। यदि ऑप्शन में उत्तरी पश्चिमी आता है तो आप उत्तरी पश्चिमी लगाएंगे, लेकिन यदि उत्तरी स्थान लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर उत्तरी लगाकर आएंगे। यानी बिहार में टर्शियरी क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तरी बिहार के संदर्भ में यह सवाल सही होगा। लेकिन यदि उत्तर पश्चिमी भी लिखा होगा तो आप उसमें उत्तर पश्चिम ही लगाकर आए। इस तरह ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस मैप में आप देख भी पाएंगे कि कौन सा रॉक या कौन सी चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन कोसी नदी के बारे में सही है या है? ध्यान रखिएगा, कोसी नदी के संदर्भ में सवाल फ्रेम किया गया है। इससे पहले यानी 67वीं बीपीएससी में भी कोसी नदी से सवाल पूछा गया था और इससे पहले कई बीपीएससी के एग्जाम्स में कोसी नदी से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। कथन पढ़ते हैं, इसमें प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा, कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो यहाँ पहला कथन कोसी नदी के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसका कारण क्या है कि कोसी नदी का प्रवाह कई धाराओं में बटकर होता है। यह कई धाराओं में बटी हुई है,
जिससे बहुत सारे क्षेत्र में इससे बाढ़ की समस्या पैदा होती है। इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दूसरा कथन भी इसके बारे में सही है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वह क्या है, नेपाल। यानी नेपाल से यह कई नदियों का समूह है, फिर आगे कई धाराओं में भी बटी हुई है, और इसे ही नेपाल का उद्गम के रूप में जाना जाता है। यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, नेपाल, ना कि बिहार। तो दोनों ही कथन कोसी नदी के बारे में सही हो जाते हैं। यानी ऑप्शन सी, एक और दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और दो दोनों इसका सही जवाब होगा। और पूछा क्या गया है, सही है, तो दोनों ही कथन इसके बारे में सही है। अब आइए देखते हैं बिहार के मैप में कोसी नदी की लोकेशन, क्योंकि जानना जरूरी है कि कोसी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है। यह है बिहार का मैप। सामान्यतः जो नदियों वाला स्थान है कि बिहार में कहाँ कहाँ नदियों का प्रवाह है, वह यह मैप है, जिसमें कोसी नदी देखिए यह नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल से होकर आती है और बिहार में प्रवेश करती है। अब इसे आप दूसरे मैप में भी देख सकते हैं। यह बिहार का मैप देखिए, नेपाल से होती हुई कोसी नदी है प्रवेश कर रही है, जो कई धाराओं में बट जाती है। यह है कोसी नदी, और यह कहाँ पर प्रवेश कर रही है, यानी किस जिले से होकर प्रवेश कर रही है, देखिए सुपौल। फिर आगे बढ़ते हुए मधेपुरा, सहरसा में भी यह विस्तारित है। तो यदि बात करें कि किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा सुपौल जिले से होकर बिहार में प्रवेश कर रही है। इसे और जूम करके भी आप देख सकते हैं। देखिए नेपाल से कोसी नदी का प्रवाह है किस जिले में, सुपौल, और फिर आगे भी ये विस्तारित होती है, यानी मधेपुरा, सहरसा में भी इससे सिंचाई आदि होती है। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका उद्गम स्थल नेपाल है और यह भीषण बाढ़ की वजह से बिहार का शोक कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, कथन को पढ़ना है आपको। बिहार अपने पूर्व से पश्चिम बंगाल और पश्चिम से उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा कथन है, इसका तराई प्रदेश भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। पूछ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि बिहार के संदर्भ में हम इन कथनों पर विचार करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, बिहार अपने पूर्व से पश्चिम बंगाल और पश्चिम से उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हम देखें बिहार का मैप। तो यह क्योंकि बिहार की सीमा या बॉर्डर के संदर्भ में सवाल पूछा गया है, देखिएगा। तो आइए देखते हैं बिहार के मैप को। सबसे पहले यह है भारत का मैप, जिसमें बिहार देखिए यह दर्शाया गया है। सवाल में क्या पूछा गया है, यानी कथन क्या है कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो हम सभी जानते हैं बिहार का यह हिस्सा पूर्वी हिस्सा कहलाएगा, यह पश्चिमी, यह उत्तर और यह दक्षिण। यानी बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। देखिए यह, यानी यहाँ पर पहला कथन हमारा सही हो जाता है कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसका तराई प्रदेश भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। यदि हम बात करें बिहार में तराई प्रदेश की, तराई क्षेत्रों के बारे में, तो बिहार का यह जो क्षेत्र है, यह जिला, यह बिहार का तराई प्रदेश कहलाता है। और आप देख पा रहे होंगे तराई प्रदेश नेपाल और भारत, क्योंकि यह बॉर्डर भारत की भी है, केवल बिहार की नहीं है। देखिए इस मैप के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, यह बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच है, केवल बिहार और नेपाल के बीच नहीं है। यानी बिहार का तराई प्रदेश जो कि यह है, यह भारत और नेपाल की इस बॉर्डर के समानांतर ही है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन सही है। और क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि एक और दो दोनों ही कथन इसके बारे में सही है। इस तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिहार के मैप में यह क्षेत्र तराई प्रदेश है और यह भारत और नेपाल की सीमा के समानांतर ही स्थित है। समानांतर अर्थात एक रेखा यह है और ठीक इसके ही समानांतर दूसरी रेखा, इसे ही कहा जाता है समानांतर रेखाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बिहार की मिट्टी के संदर्भ में सही है और है। ध्यान रखिएगा, बिहार की मृदा के संदर्भ में सवाल फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पर कथन क्या है, बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से में पर्वतपदी मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा, बिहार के कुछ दक्षिणी जिलों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें बिहार की मृदा के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का मृदावार मैप, फिर वहां पर हम चर्चा करेंगे कि दरअसल ये दोनों ही कथन सही हैं या नहीं। देखेंगे बिहार का मैप।
यह है बिहार का मृदावार मैप कि कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यदि हम पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में बात करें तो यह क्षेत्र पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है, और यह जो कलर दर्शाया गया है दरअसल यह पर्वतपदी मिट्टी के लिए ही दर्शाया गया है, पर्वतपदी या अपशिष्ट मिट्टी। पर्वतपदी अर्थात यहाँ पर्वत है और इसके पद यानी पैरों के पास जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतपदी मिट्टी कहते हैं, या अपशिष्ट मिट्टी जो नदियां बहाकर लाके यहाँ पर अपशिष्ट बनाती हैं उसके बाद जो मृदा बनती है उसे भी कहते हैं अपशिष्ट मृदा। तो यहाँ पर यानी पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में बिहार में पर्वतपदी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर दूसरा कथन क्या है कि बिहार के जो दक्षिणी जिले हैं उसमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो दरअसल यह कथन भी बिल्कुल सही है कि बिहार के जो दक्षिणी जिले वाले क्षेत्र हैं उसके साथ थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा भी शामिल है, यहाँ पर लाल प्लस पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही यदि रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र की बात करें यह, तो यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। फिर बिहार का यह हिस्सा देखिए, इसे आप दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। यह बलथर मृदा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह आपको लोकेशन भी याद रहेगी, यहाँ पर्वतपदी मिट्टी है, यहाँ लाल बलुई मिट्टी है, यह बलथर मृदा वाला क्षेत्र है, इसके साथ यह लाल और पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है। इस तरह यदि बात करें यहाँ तराई प्रदेश वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर तराई मृदा पाई जाती है। आप इस मैप को भी ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस तरह यदि सवाल के सही जवाब की बात करें तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, यानी दोनों कथन सही है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन इसके बारे में सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन गंडक नदी के बारे में सही है और है। कथन क्या है, गंडक नदी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार में सारण और हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। कूट है केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें बिहार में गंडक नदी के संदर्भ में पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही है। यदि गंडक नदी के बारे में बात करें तो दरअसल यह कथन बिल्कुल सही है कि गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वह नेपाल है, और वह नेपाल से होने के बाद पश्चिमी चंपारण के आसपास फिर बिहार में प्रवेश करती है, यानी पहला कथन हमारा सही हो जाएगा, गंडक नदी नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और दूसरा, यह बिहार में सारण और हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है, यह भी इसके बारे में कथन सही है। इसकी पुष्टि करेंगे हम मैप के थ्रू। आइए देखते हैं गंडक नदी की लोकेशन। यह बिहार का मैप है। यदि हम गंडक नदी के बारे में बात करें तो देखिए यह नदी है गंडक नदी, और यह पश्चिमी चंपारण से होकर बिहार में प्रवेश करती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल कहां पर है, यह है नेपाल। इसका उद्गम स्थल है नेपाल में, बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण से होते हुए। फिर आगे देखिए पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, और इसके बाद यहाँ पर वैशाली के बाद हाजीपुर में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। सारण में इसका एक हिस्सा गंगा नदी से मिलता है, आसपास आप देखिए हल्का सा दिख सकता है। फिर यह हाजीपुर में आकर गंगा नदी से पूर्णतः मिल जाती है। इस तरह इस सवाल की यदि हम सही जवाब की बात करें तो दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसके बारे में सही हो जाएंगे, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद लेकिन आप इसे एक और मैप में भी देख सकते हैं। देखिए यह है गंडक नदी और यह हाजीपुर के पास आकर मिल गई है। इसका एक स्थान हल्का सा सारण के पास भी मिलता है, और यह पश्चिमी चंपारण से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन क्या है, दरभंगा प्रमंडल तिरहुत तथा कोसी प्रमंडल से सीमा साझा करता है। दूसरा, तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण में पटना प्रमंडल स्थित है। कूट है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है, केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें प्रमंडल के संदर्भ में ये दोनों ही कथन फ्रेम किए गए हैं। बात करें दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और कोसी प्रमंडल के बारे में, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बिहार का मैप देखें। पहला कथन क्या कहता है कि दरभंगा प्रमंडल तिरहुत और कोसी दोनों ही प्रमंडल के साथ सीमा साझा करता है, तो यह बिहार का प्रमंडल वाला मैप है। यदि बात करें हम दरभंगा प्रमंडल के बारे में, तो कौन सा प्रमंडल है वह, यह है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत
3 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल देखिए एक ओर से अपने तिरहुत प्रमंडल से सीमा साझा कर रहा है और दूसरी ओर से कोसी प्रमंडल से अपनी सीमा साझा कर रहा है। कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा 3 जिले शामिल हैं। इसके साथ ही तिरहुत प्रमंडल में देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली 6 जिले शामिल हैं। कोसी प्रमंडल में 3, दरभंगा में भी 3 जिले हैं और तिरहुत प्रमंडल में 6। चूंकि कथन पूछा गया है केवल कि क्या ये इन दोनों प्रमंडल के साथ यानी तिरहुत और कोसी प्रमंडल के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो हाँ, दरभंगा प्रमंडल इन दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी हमारा कथन 1 सही हो जाएगा। यदि हम बात करें दूसरे कथन के बारे में कि तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण में पटना प्रमंडल स्थित है, तो आइए देखते हैं तिरहुत प्रमंडल को। यह है बिहार का मैप और यह हिस्सा हम जानते हैं कि तिरहुत प्रमंडल वाला है जिसमें 6 जिले शामिल हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की। तो इसके दक्षिण में देखिए यह रेड कलर है, यह है पटना प्रमंडल, यानी तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण वाले हिस्से में पटना प्रमंडल स्थित है। अब बात करें कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो आप देख सकते हैं पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत। और दूसरा कथन भी सही हो जाएगा क्योंकि तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण में पटना प्रमंडल स्थित है, यानी यहाँ दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान से प्रमंडल वाले मैप को भी देख सकते हैं ताकि आपको प्रमंडल और उसकी लोकेशन, इसके साथ जिले भी याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन गंगा नदी के बाएं किनारे में स्थित है? हमारे ऑप्शन है पुनपुन नदी, कमला नदी, केउल नदी, सोन नदी। इस सवाल को भी फ्रेम करने का उद्देश्य यही था कि आप एक बार नदी वाले मैप को ठीक से विस्तार पूर्वक देख लें और ठीक से देखने के बाद आप नदियों की लोकेशन भी याद कर लें कि गंगा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी है और गंगा नदी के उत्तर यानी बाएं या दाएं किनारे में कौन कौन सी नदियां स्थित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गंगा नदी के बाएं किनारे में स्थित होने वाली नदी के संदर्भ में, चारों में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी के बाएं किनारे में स्थित है? तो आइए देखते हैं बिहार का मैप और इन चारों नदियों की लोकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में। देखिए यह है पूर्वी हिस्सा और यह है पश्चिमी हिस्सा। गंगा नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी इसका फ्लो इस दिशा में हो रहा है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि गंगा नदी का यह किनारा दायां किनारा है और यह बायां। अब इस आधार पर आप इस सवाल को सही कर सकते हैं क्योंकि पूछा क्या गया है कि बाएं किनारे में स्थित नदी। अब देखिए यदि हम गंगा नदी के दाएं किनारे की बात करें तो इसमें अजय रिवर, क्यूल रिवर, फल्गु रिवर, पुनपुर रिवर, सोन और कर्मनाशा ये शामिल हो जाती हैं। तो आप देखिए ऑप्शन में पुनपुन नदी भी शामिल है, क्यूल नदी भी शामिल है और अजय नदी भी शामिल है, यानी यहाँ पर क्यूल, सोन, पुनपुर, सॉरी अजय नहीं, सोन नदी शामिल है। ये तीनों ही नदियां गंगा नदी के किस किनारे में स्थित हैं? दाएं किनारे में। जबकि कमला नदी आप देखिएगा, कमला नदी बिहार में यदि बात करें तो यह गंगा नदी के बाएं किनारे में स्थित है। यह है बायां किनारा और कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, बागमती, गंडक ये कहां पर है? गंगा नदी के बाएं किनारे में। तो सवाल में क्या पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी गंगा नदी के बाएं किनारे में कौन सी नदी स्थित है? कमला नदी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। शेष तीनों नदियां कहां पर स्थित हैं? गंगा नदी के दाएं किनारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा आपके लिए अभ्यास प्रश्न, यानी इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेगूसराय, पटना, दरभंगा, सारण। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस स्थान में, इन चारों ऑप्शन में से किस स्थान में स्थित है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सवालों के साथ। मैप तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।